अपने को पूछा गया कि फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या है वो अपने को फाइंड करना, ये क्वेश्चन। ये एक साटूथ पल्स है, इसको अपन कहेंगे साटूथ पल्स। इसका नाम जो है सॉ टूथ पल्स या वेव। जब भी अपने को आरएमएस फाइंड करना तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। बट यहाँ तो अपने को फंक्शन नहीं है, तो पहले अपन फंक्शन फाइंड करेंगे कि इस वेव का फंक्शन क्या है। तो अगर मैं वेव का फंक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे अपन कह रहे कि टी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू t/2। उसके लिए अगर मैं वेव की बात करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप बेटा, ये इसका स्लोप थीटा है। तो v इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा अपने को मिला v0/t/2 इंटू टी के इक्वल होगा। ये बेटा इसकी इक्वेशन है। और अगर मैं हमने कहा कि जब आरएमएस फाइंड करना है तो चाहे वो t/2 के लिए अपन फाइंड करें या t के लिए, दोनों में सेम वैल्यू मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो अपने को क्या मिला, अपने हाँ को सर, v, मैंने ये किया था। हाँ v आरएमएस अपने को फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे जब अपन इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर, तो ये बेटा वी स्क्वायर, फिर मीन 0 टू ये डी टी। यहाँ पे टाइम को बेटा t/2 लिखेंगे क्योंकि हमने t/2 का फंक्शन लिया, और ये 1/t/2, और फिर इसका रूट लेना। तो देखो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, अंडर रूट ये बेटा 2/t लिमिट 0 टू टी बेटा t/2, v की वैल्यू बेटा 2 v0/t और उसका होल स्क्वायर इंटू dt। ये आया था बेटा आपका फंक्शन। हाँ सर। सर एक्चुअली मेरे उधर 1/t कर दिया था, 2/t के हाँ जगह। हाँ, तो ये देखो 2/t हो गया। और यहाँ से अपन कह रहे कि 4 v0 स्क्वायर अपॉन बेटा टी का स्क्वायर है ना। और सर ऐसे एक एक, क्वेश्चन है। हाँ एक जैसे मिनट इसका, यस। आपने आपने 0 से t/2 तक लिया। हम्म। अगर हम t/2 से 3t/2 तक लेते तो भी सही आता क्या? t/2 से, हाँ, कोई भी अपन कह रहे कि इंटरवल के लिए आरएमएस वैल्यू हमेशा सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव का भी इफेक्ट पॉजिटिव ही मिल रहा क्योंकि मैंने t/2 से लेकर 3t/2 तक किया था, है। हाँ, तो t/2 तो से इसलिए 1/t किया नहीं, था। तो उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। उसकी इक्वेशन में अपने को यहाँ का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, तो माइनस अच्छा सर। ये टी सॉरी ठीक है टी सर। बाई टू कॉमा v0, फिर अपन इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिला टी स्क्वायर डी टी का बेटा टी क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू t/2। तो यहाँ से अपने को मिला अंडर रूट ये 8 v0 स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, एंड ये बेटा अपन कह रहे कि 3 आ गया, फिर टी क्यूब अपॉन 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ से टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट। तो अपने को आरएमएस वैल्यू मिला v0/√3 बेटा। ये अपन कह रहे कि वी आर एम एस होगा। क्लियर। हाँ सर। एक मिनट। एक मिनट सर। देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज इन एलसीआर सीरीज सर्किट। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जैसे अपन कह रहे कि एक सर्किट है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है,
और ये रेजिस्टेंस है। इन सबको AC सोर्स से कनेक्ट किया गया। ये बेटा AC का सिंबल होता है, AC सोर्स। जब भी AC सोर्स दिखाएंगे तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि AC के अंदर करंट और वोल्टेज बेटा टाइम के साथ में चेंज होते रहते हैं, तो अपन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखाएंगे जैसा DC में दिखाते हैं। तो ये जो सिंबल है DC का सिंबल बेटा इस टाइप से अपन दिखाते, प्लस माइनस। और जब हम AC की बात करेंगे तो उसका सिंबल ऐसे दिखाएंगे, इसमें कोई पोलारिटी अपन नहीं दिखाते। तो ये सपोज अपन कह रहे कि एक AC ठीक है। सोर्स है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टेंस इसका L है, कैपेसिटेंस C है और रेजिस्टेंस R है। अगर मैं यहाँ पर KVL अप्लाई करता हूँ, कि इस डायरेक्शन में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और KVL के अकॉर्डिंग बेटा अपन लिख सकते हैं कि इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल L di/dt के इक्वल होगा, प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस Q/C हो गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस I/R, और अप्लाइड वोल्टेज E0 साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो I है, करंट है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ/dt के इक्वल होगा। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो I dQ/dt है, तो di/dt उसको हम लिख सकते हैं d2Q/dt²। तो ये वैल्यू अपन पुट करेंगे, यहाँ से अपने को मिला L d2Q/dt² प्लस बेटा Q/C प्लस R इंटू dQ/dt इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। और उसको थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे तो देखो हमें क्या मिला, d2Q/dt² प्लस R/L dQ/dt प्लस Q/LC इक्वल्स टू E0/L साइन ओमेगा टी के इक्वल है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज है इन LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज है। और ये जो इक्वेशन है दैट इज सिमिलर टू द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। मतलब अपन कह रहे हैं अबव इक्वेशन is similar to the differential equation of the forced oscillatory motion। एंड फोर्स्ड ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन बेटा आपने देखा था d2y/dt² प्लस b/m dy/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल्स टू f0 साइन ओमेगा टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन बेटा आइडेंटिकल है, और इस दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंपेयर करें तो वहाँ से इक्वल मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स के अंदर इक्विवेलेंट टर्म अपनी को मिलेगी, और उस दोनों को अपन टर्मिनोलॉजी को कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे d2Q/dt² और इसमें d2y/dt², जो काम मैकेनिक्स के अंदर y कर रहा है वही काम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर q कर रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट टर्म अगर अपन देखें तो इस दोनों को कंपेयर करके, ये जैसे अपन कह रहे कि मैकेनिक्स हम बात करें, और अपनी को बेटा कई बार पूछा जाता है जेई मेंस वगैरह इस टाइप के एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा गया है कि मास का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा। ये मैकेनिक्स है और ये इलेक्ट्रिसिटी है। अभी हमने कहा कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका इक्विवेलेंट
इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है, तो हम कहेंगे चार्ज। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में वेरी करता है, उसी टाइप से अपन कह रहे कि चार्ज है वो भी बेटा टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट उसका इक्विवेलेंट चार्ज है। सेकेंड अपन कहेंगे कि अगर डैम्पिंग कांस्टेंट की बात करें बेटा, डैम्पिंग कांस्टेंट, और डैम्पिंग कांस्टेंट बी है, और उस बी का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये अपने पास है डैम्पिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट बेटा अपन देखें तो ये जो टर्म बी है उस बी का इक्विवेलेंट बेटा रेजिस्टेंस है। बी डैम्पिंग कांस्टेंट क्या करेगा, मोशन को बेटा अपोज करता है ना, तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो रेजिस्टेंस है। डैम्पिंग कांस्टेंट मोशन को अपोज करता है, उसी टाइप से रेजिस्टेंस से वो चार्ज फ्लो को अपोज करता है, दोनों का सेम वर्क है। ये आइडेंटिकल टर्म है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में आइडेंटिकल टर्म्स को अपन देख रहे हैं। फिर अपन कहेंगे मैकेनिक्स के अंदर जो काम मास करता है वो काम इंडक्टर, मास क्या करता है, चेंज ऑफ स्टेट जो है, या अपन कह रहे कि स्टेट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज इन स्टेट को अपोज करता है, क्योंकि मास है वो इनर्शिया जिसे अपन कहते हैं, इनर्शिया का मेजर होता है। अगर हायर द मास हायर विल बी इनर्शिया, और हायर इनर्शिया का मतलब वो चेंज इन स्टेट को ज़्यादा अपोज करेगा। तो मास का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ पे होगा बेटा इंडक्टर, और इंडक्टेंस जो है या इंडक्टर जो है उसका जो इंडक्टेंस एल है, इसको अपन इलेक्ट्रिसिटी इनर्शिया भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन अपने को पूछा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी इनर्शिया किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी इनर्शिया इंडक्टर को कहते हैं। और इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करेगा। तो मास जैसे है चेंज इन मोशन को अपोज करता है, उसी टाइप से इंडक्टर है वो चेंज इन करंट है उसको अपोज करेगा। फिर अपन बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा बेटा 1/√LC। और ओमेगा इन जनरल होता है क्या बेटा, तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं √K/m बेटा। अभी इस दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ पे अपन कह रहे कि m को हमने ऑलरेडी कह दिया कि m l के इक्वल है, और k है बेटा 1/c के इक्वल होगा। तो ये अपन कह रहे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ पे अपन बात करें कैपेसिटेंस, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर अपन बात करें, स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्म में बेटा एनर्जी स्टोर होती है। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी बेटा सेम स्टोर होगा, तो k इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 1/c के इक्वल। अगर अपन फोर्स, नेक्स्ट बेटा अपन फोर्स की बात करें, और फोर्स का इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा, तो उसको अपने लिखा है E0/L के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फोर्स F इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, E0/L। ये आइडेंटिकल टर्म है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आइडेंटिकल टर्म्स कुछ इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक। ये जैसे अपने पास एक AC सर्किट है और उसमें केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये AC सोर्स है, AC सोर्स ऑफ EMF E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t है, और इसमें करंट सपोज I फ्लो हो रही है। अगर हम KVL अप्लाई करें तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं E माइनस आई आर इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। सब अप्लाइड वोल्टेज है वो पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, और यहाँ से अपन कह सकते हैं I इक्वल्स टू E/R। E की वैल्यू क्या है, E0 साइन ओमेगा t अपॉन R के इक्वल होगा, ये I है। और उसको सिंपल अपन लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t।
अभी देखो I इक्वल्स टू आई नॉट, और आई नॉट को अपन कहेंगे ई नॉट अपॉन आर के इक्वल है। तो इसको बेटा अपन कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट जब सर्किट के अंदर केवल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगर अपन फेज डिफरेंस देखें दोनों में, जैसे बेटा आपने कहा कि ई जो है वो अपने पास था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई है वो अपने पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों को कंपेयर करेंगे तो फेज डिफरेंस क्या हो गया बेटा, जीरो। दोनों सेम फेज में होगा, मतलब इसके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है। अगर मैं यहाँ पर आई टी कर्व ड्रॉ करता बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि कर्व अपन प्लॉट करें, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि आई एक्सिस है, ई एक्सिस है। अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ, ये सपोज अपने पास ई एक्सिस है बेटा, ईएमएफ हो गया, ई टी कर्व हो गया। और उसका बेटा अगर करंट का अपन ड्रॉ करेंगे तो करंट भी सेम फेज में रहेगी, ये करंट का कर्व होगा। ये करंट का कर्व है। जब ईएमएफ जीरो है तब करंट है वो भी जीरो है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये टाइम पीरियड टी बाई टू हो गया, ये टी हो गया, और ये टी बाई टू है, ये टी एक्सिस है। दोनों के बीच में बेटा फेज डिफरेंस जीरो है। अगर मैं इसका फेजर देखता हूँ बेटा, फेजर डायग्राम अगर अपन ड्रॉ करें, और फेजर क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर। तो जैसे अपन कह रहे कि ये फेजर, अभी आगे अपन डिटेल स्टडी करेंगे इसका। अगर फेजर अपन ड्रॉ करें और फेजर डायग्राम में यहाँ पर रेफरेंस पर अपन वोल्टेज लेंगे, तो देखो क्या है, ये जैसे और यहाँ पे इस फेजर के अंदर जैसे अपन कह रहे कि वोल्टेज और करंट दोनों बेटा सेम फेज में है। ये सपोज वोल्टेज एक्सिस है, तो ये अपने पास करंट एक्सिस होगा, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसको अपन कह रहे कि V, और ये बेटा अपन कह रहे कि I। तो जब अपन कह रहे कि केवल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर है, तब उस केस में V और I सेम फेज में होगा। दोनों का फेज एंगल बेटा अपन कह रहे कि जीरो होगा, तो ये फेज एंगल हो गया। और अगर अपन आई टी और ई टी कर्व ड्रॉ करें, तो दोनों बेटा अपन कह रहे कि एक साथ जीरो हो रहा है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो के इक्वल होगा। पीक वैल्यू अगर अपन बात करें तो पीक वैल्यू ई नॉट बाई आर है, और इसको बेटा अपन केवीएल अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी होगा। दोनों में फेज डिफरेंस जीरो है। ये एक बेसिक, अगर केवल सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो अपन कुछ इस टाइप से इसको देखेंगे। अगर सेकेंड अपन देखेंगे कि सर्किट के अंदर केवल कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो बेटा क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, उसका कर्व क्या होगा, और फेजर डायग्राम क्या होगा, वो अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन देख रहे एसी सर्किट, AC circuit containing only कैपेसिटर। सर्किट के अंदर केवल कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये जैसे सर्किट है, ये कैपेसिटर है, ये AC सोर्स है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर बेटा C है। सपोज किसी मोमेंट पर इस पर चार्ज प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, तो अपन क्या कहेंगे, केवीएल अप्लाई करें, और केवीएल में पोटेंशियल ड्रॉप बेटा कैपेसिटर के अक्रॉस क्यू बाई सी माइनस ई इक्वल्स टू जीरो होगा।
और उसको अपन कह सकते Q इक्वल्स टू C, E को बेटा आपने लिखा E नॉट साइन ओमेगा टी। अभी बेटा Q टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, dq बाई dt। तो करंट अगर अपने को फाइंड करना तो हम इसको लिख सकते हैं dq बाई dt। और ये बेटा आपने फाइंड किया तो C ओमेगा E नॉट साइन ओमेगा टी, उसका डिफ्रेंशिएशन बेटा होगा तो कॉस कॉस हो जाएगा। ओमेगा टी, है ना, और ओमेगा को बाहर ले लिया। और उसको सिंपल अपन लिखेंगे आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बेटा 1 अपॉन सी ओमेगा, और ये कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे अपन कह रहे कि जो 1 अपॉन सी ओमेगा है उसको बेटा अपन कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। इस टर्म को अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पे बेटा हमने रेजिस्टेंस टर्म यूज नहीं किया, क्या टर्म यूज किया है, रिएक्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है बट इसमें एनर्जी लॉस जीरो होता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और अगर इसकी ऐसा यूनिट पूछा जाए तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, ओम। जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वही अपन कह रहे कि इसकी यूनिट होगी। तो यहाँ से अपने को मिला आई इक्वल्स टू, इसको बेटा अपन लिख सकते आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और आई नॉट कॉस ओमेगा टी को सेम बेटा साइन के फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू प्लस थीटा बेटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है वो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं कि करंट की इक्वेशन अपने को मिला आई नॉट, और आई नॉट है दैट इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट, उसको अपन लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन एक्स सी बेटा 1 अपॉन सी ओमेगा होता है, तो इसको अपन कह सकते हैं सी ओमेगा इंटू ई नॉट, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अभी अपन इसमें फेज डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में कितना। तो यहाँ पे बेटा ईएमएफ हमने देखा, ईएमएफ अपने पास है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इक्वेशन हमें मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू था, ये करंट की इक्वेशन है। दोनों के बीच का अगर फेज डिफरेंस देखेंगे तो फेज डिफरेंस अपने को मिला फाइव इक्वल्स टू पाई बाई टू। और फाइव पाई बाई टू मतलब करंट है दैट इज लीड बाय द वोल्टेज बाय एंगल पाई बाई टू। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो द करंट is led by the voltage by an angle पाई बाई टू। करंट है वो वोल्टेज से बेटा पाई बाई टू लीड करती है। क्लियर यहाँ तक। हाँ सर। अभी अपन कह रहे हैं कि इसका ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे कि टाइम के साथ में करंट और वोल्टेज बेटा किस टाइप से वेरी करते हैं। ये जैसे आई एक्सिस है, ये ई एक्सिस है। आई को अभी हमने कहा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, और ई एम एफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। पहले अपन ई का कर्व ड्रॉ करें, तो ई में बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से साइन कर्व होगा। फिर अगर अपन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो वो बेसिकली किसका कर्व होता है बेटा, कॉस ओमेगा टी। तो टी जीरो है तो कॉस की वैल्यू क्या होगा बेटा, वन होगा, है ना। कॉस जीरो है हाँ सर। तो कॉस जीरो की वैल्यू बेटा अपन कह रहे कि वन होता है। तो यहाँ से अपन देखे तो ये कर्व बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी ये कर्व इस टाइप से अपन कह रहे कि होगा। ये ईएमएफ है और ये बेटा अपन कह रहे कि करंट है। और इसमें अगर अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि करंट है वो पाई बाई टू से लीड कर रही है।
लीड करने का मतलब अपन कह रहे कि π/2 एंगल से आगे रहती है। अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम, एंड फेजर डायग्राम में अपन कहेंगे कि जैसे इसमें रेफरेंस में बेटा वोल्टेज अपन लेंगे, ये जैसे अपने पास फेजर डायग्राम अपन ड्रॉ करें और हमने कहा बेटा करंट है वो लीड करती है, तो करंट वोल्टेज से इसमें लीड करेगी। और रेफरेंस में हम सोर्स को अगर देखें तो ये अपने पास ठीक है, ये अपने पास वोल्टेज है बेटा इसमें, और करंट को लीड करना तो ये अपने पास आई सी के इक्वल होगा। कितने एंगल से बेटा लीड कर रही है? π/2 से। ये ईएमएफ है और ईएमएफ से कैपेसिटर में करंट है वो π/2 से लीड कर रही है। क्लियर? तो π/2 आगे बेटा क्लॉकवाइज में एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, तो अपन π/2 ड्रॉ करेंगे तो उसमें करंट लीड करेगी। इसको अपन दूसरे तरीके से अगर देखना चाहे तो कुछ इस टाइप से भी अपन देख सकते हैं फेजर डायग्राम, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले अपन ई नॉट साइन ओमेगा टी ड्रॉ करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि टी एक्सिस पर ये जैसे अपन कह रहे हैं कि हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी ये ड्रॉ किया, एंगल बेटा ओमेगा टी है, फेजर में अपन कह रहे हैं कि टाइम डिपेंडेंट एंगल होगा, तो ये एंगल ओमेगा टी हो गया। इस ओमेगा टी से बेटा कितना? π/2 पर, इससे π/2 ओमेगा टी प्लस π/2, तो हम यहाँ पर जो ई नॉट अपने ड्रॉ किया उससे π/2 एंगल पर एक करंट ड्रॉ करेंगे बेटा। ये करंट अपन ने ड्रॉ की जो इसके साथ में ईएमएफ के साथ में π/2 एंगल ड्रॉ करता है, ये π/2 हो गया। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका एम्पलीट्यूड होगा। अभी देखो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर अपन देखें तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो करंट का है, तो करंट का एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये करंट का एम्पलीट्यूड हो गया। और ईएमएफ का अगर एम्पलीट्यूड देखे बेटा, ये ईएमएफ होगा और ये अपने पास है ई नॉट साइन ओमेगा टी बेटा। ये जो इक्वेशन है इस फेजर डायग्राम से डायरेक्टली अपने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक है? तो क्या होगा, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सर्किट है और उसमें अपन कह रहे कि ये इंडक्टर एल कनेक्टेड है, ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है, और ऐसे अपन कह रहे कि करंट फ्लो हो रहा है। अगर अपन केवीएल अप्लाई करें यूजिंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो हम क्या कहेंगे? अप्लाइड पोटेंशियल ड्रॉप एल डी आई बाई डी टी माइनस ई इक्वल्स टू बेटा जीरो के इक्वल होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। अभी बेटा आई टी का फंक्शन फाइंड करना, तो हम क्या लिख सकते हैं? डी आई दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हमने लिखा। दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि आई दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस कांस्टेंट सी के इक्वल होगा। और उसको अपन लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बेटा एल ओमेगा और जो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इसको बेटा अपन लिखेंगे कि जब t इक्वल्स टू जीरो, उस केस में बेटा आई भी जीरो होगा और उस केस में c है वो भी बेटा क्या होगा? जीरो, क्योंकि
हम कह रहे हैं कि जब टी जीरो है तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था बेटा, और करंट जब फ्लो ही नहीं हो रहा था तो उस केस में सी है उसकी भी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो हमें बेटा करंट मिलता है आई इक्वल्स टू, ये अपन कह रहे कि माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी बेटा। अभी इस माइनस साइन को हटाने के लिए अपन लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन एल ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, सॉरी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू का क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। और उसको सिंपल अपन कह सकते हैं आई इक्वल्स टू, ये बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू के इक्वल। और यहाँ पे बेटा जो टर्म मिला एल ओमेगा, तो जो एल ओमेगा है उसको अपन लिखेंगे बेटा एक्स एल, और इसको अपन कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। एल ओमेगा को अपन कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है सर। और इसकी भी बेटा ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होगा। ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है, बट अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी लॉस होता है, कि रिएक्टेंस के अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता है, उसमें वर्चुअल पावर होती है, इसलिए इसको अपन रिएक्टेंस टर्म कहते हैं। और जब अपन पीक वैल्यू ऑफ द करंट की बात करें तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्स एल, या हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अगर अपन इसका फेज डिफरेंस बेटा देखें, फेज डिफरेंस दोनों के अंदर अपने को फाइंड करना है, तो फेज डिफरेंस जिसे अपन फाई से डिनोट करेंगे, तो ईएमएफ वो अपने पास था ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम करंट की बात करें तो करंट अपने पास आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। दैट मीन्स जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो हम ये कह सकते हैं करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय टू। देखो करंट माइनस पाई बाय टू है, मतलब लैग करेगी। तो इसमें अपन फेज डिफरेंस की बात करें फाई, वो पाई बाय टू तो है बट लैग करेगी करंट, तो यहाँ पे अपन कह सकते इसका हैं। मतलब जैसे जो करंट नीचे जाएगी और ईएमएफ टू द राइट, हाँ हाँ, फेजर डायग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। मतलब हम यहाँ पे अपन कहेंगे द करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, द करंट इज lag behind the voltage by an angle pi by 2। मतलब करंट वोल्टेज से पाई बाय टू लैग करेगी। याद कैसे रखना बेटा, जैसे कैपेसिटर का सी और इंडक्टर का एल, अल्फाबेटिकली पीछे कौन रहता है, एल, एल बाद में आता है ना। याद रखने का तरीका इसमें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, तो हम इस टाइप से याद रखेंगे कि सी और एल में अल्फाबेटिकली एल पीछे आता है, तो इसलिए एल में लैग करेगा और सी में लीड करेगा। सी में करंट पाई बाय टू ठीक है से सर। लीड करेगा और एल में लैग करेगा। ठीक है सर। अगर इसका ग्राफ अपन देखें, यहाँ पे हमने कहा कि E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और I इक्वल्स टू अपने को मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू का। अभी अपन इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये अपने पास ग्राफ ई का है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि टी जीरो, तो उस केस में अपन कह रहे कि करंट है वो भी जीरो होगा। बट अपन कह रहे कि जब टी, सॉरी वोल्टेज ईएमएफ जीरो होगा, अगर टी जीरो है तो करंट जीरो नहीं होता, और करंट नेगेटिव से स्टार्ट होगा, मतलब करंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा।
ये बेटा करंट का टाइम के साथ में कर्व है। और इसमें अगर अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज। देखो ईएमएफ से ये करंट है वो π/2 से लैग करती है। तो ये अपने पास आई और ई एक्सिस है। अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम, एंड फेजर डायग्राम में ये जैसे अपने पास करंट एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेटा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये वोल्टेज है। इसमें अपन कह रहे कि ई जो है वो अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, या इसको अपन हाँ दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। ये जैसे अपने पास ई है और करंट है वो लैग करेगी, तो ये अपन कह रहे कि करंट यहाँ पर लैग कर रही है, ये करंट लैग कर रही है। ये अपने पास ई है और ये इंडक्टिव करंट है और π/2 से लैग कर रही है। अगर इसको टाइम वेरिंग फेजर के साथ में अपन देखें तो कुछ इस टाइप से बेटा अपने को मिलेगा, जो एनसीईआरटी में ये वाला कर्व दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट अपन कहेंगे ओमेगा टी बेटा, ई जो है वो ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी पर ई अपने ड्रॉ किया जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में ओमेगा टी एंगल बना रहा है। ये उड़ा अपन कह रहे कि इसका एम्पलीट्यूड होगा। फिर -π/2, ओमेगा टी में से π/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ओमेगा टी, उसमें से बेटा -π/2 अपन देखेंगे तो ये अपने पास π/2 माइनस ओमेगा टी होगा। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं दोनों के बीच में π/2 है और उसमें से ओमेगा टी को सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, तो ये अपने पास एंगल होगा ओमेगा टी माइनस π/2 के इक्वल। और यहाँ से अपन कहेंगे ये जैसे ओमेगा टी था और उसमें से π/2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, तो ये अपने पास करंट एक्सिस होगा। अभी इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड अपन देखें, ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट होगा, ये करंट का एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट होगा, और उसको अपन कह सकते हैं ये जैसे अपने पास है ई नॉट साइन ओमेगा टी बेटा, और इसका अपने पास क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये टाइम के साथ में कुछ इस टाइप से वेरी करेगा, है ना। ये एनसीईआरटी में इस टाइप से अपने को गिवन है, और ये अपन कह रहे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी हो रहा है। इसमें अपने को थीटा एंगल पर ऑब्जर्व करना पड़ता है और ये सबसे इजी मेथड है। हर प्रॉब्लम इससे अपने सॉल्व हो जाएगी। तो ये अपने पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट अपने देखा। अभी अपन कहेंगे कि एलसीआर फेजर जो मेथड है वो क्या है, और उससे अपन एलसीआर सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट यूजिंग फेजर। हालांकि इसका एनालिटिकल मेथड भी है, बट एनालिटिकल मेथड अभी नहीं पूछते, हटा दिया सिलेबस में से, इसलिए अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल फेजर मेथड की हेल्प से एलसीआर को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट यूजिंग फेजर मेथड। फेजर मेथड की हेल्प से बेटा अपन एलसीआर सीरीज सर्किट है उसको सॉल्व करेंगे। अभी एलसीआर सीरीज सर्किट को कैसे सॉल्व करते देखो, ये जैसे अपन कह रहे कि एक इंडक्टर है सर्किट के अंदर, ये बेटा कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है।
ये सोर्स है, एसी सोर्स, ये इसका बेटा ईएमएफ ई इक्वल्स टू ये बेटा एसी सोर्स है, ये इंडक्टर एल है, कैपेसिटर सी है और इसका रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये टाइम वैराइंग एसी सोर्स है। जो वी एल है उसके अक्रॉस बेटा अगर अपन ईएमएफ देखें तो ईएमएफ मतलब एल के अक्रॉस ईएमएफ वी एल होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी होगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी आर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज बेटा वी एल है, इसके अक्रॉस वी सी है, या इसको अपन ई के टर्म्स में लिख लो, इसके अक्रॉस ई एल है, ये बेटा ई सी है और इसके अक्रॉस ई आर है। हमें पता है बेटा कि सीरीज के अंदर, और इसका अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो देखो फेजर में क्या होगा कि हमने कहा था बेटा इंडक्टर में करंट लैग करती है, तो ये जैसे ईएमएफ एक्सिस हो गया, इसमें करंट है वो लैग करेगी इस टाइप से पाई बाय 2 से। कैपेसिटर में हमने कहा था कि करंट है वो लीड करती है, तो रेफरेंस में अपन ईएमएफ लिखेंगे तो ये बेटा करंट है वो लीड करती है, और जो रेजिस्टेंस है उसमें बेटा दोनों करंट है वो सेम, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पे सिंपल बेटा ये ई है और ये आई है, आई आर, दोनों सेम फेज में है। ये ई है, ये बेटा एंगल पाई बाय 2 है और ये आई सी है। यहाँ पे अपन करें कि ई एक्सिस है, ये बेटा पाई बाय 2 और ये आई एल के इक्वल है। ये बेटा इनका तीनों का फेजर हो गया। अभी अपन क्या कहेंगे कि जब फेजर से बेटा इसको ऐड करते हैं तो किस टाइप से अपन ऐड करेंगे। तो अगर मैं फेजर एनालिसिस बेटा देखता हूँ, फेजर डायग्राम तीनों का एक साथ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। एंड फेजर डायग्राम में ये जैसे अपने पास ये करंट एक्सिस होगा, ये बेटा अपन कह रहे कि वोल्टेज एक्सिस है, इसमें बेटा अपन कह रहे कि जो ई आर है मतलब ई जो है ठीक है करंट है। अगर अपन बात करें बेटा ईएमएफ की तो इसके अंदर अपन कह रहे कि ई इधर होगा बेटा, ये अपने पास ई है। और अगर हम वोल्टेज की बात करें बेटा तो ई एल, ई एल बेटा क्या है, यहाँ पे रेफरेंस में अपन करंट लेंगे क्योंकि तीनों में करंट है वो बेटा सेम है। जब इंडिविजुअल ड्रॉ करेंगे तो ईएमएफ के साथ में अपन ड्रॉ करते हैं और इस पूरे सर्किट के अंदर करंट सेम है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया, यहाँ पे बेटा अपन ने करंट ड्रॉ की, ये अपन कह रहे कि करंट है क्योंकि करंट तीनों के अंदर सेम है। अभी इसकी कंपेरेटिव अगर मैं वोल्टेज, हमने कहा कि अगर इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव सर्किट में करंट है वो लैग करती है, इसका मतलब ये बेटा अपन कह रहे कि ईएल होगा, और ये अपन कह रहे कि जनरल टोटल ईएमएफ का ई के इक्वल है, सॉरी ये आई आर है और आई आर और ये ई आर हो गया। मतलब करंट ई आर के अंदर करंट अपन का रेजिस्टेंस के अंदर करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होता है। फिर बेटा हमने कहा था कैपेसिटर में करंट लीड करती है, तो ये कैपेसिटर का ई सी बेटा, ये हमने कहा कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ हो गया। अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ई एल ग्रेटर देन ई सी है बेटा, हम कह रहे कि इंडक्टिव सर्किट है तो ई एल ग्रेटर देन ई सी होगा, तो उस केस में बेटा अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये रिजल्टेंट हो गया, ये जो अपने पास है वो इसका रिजल्टेंट होगा।
और ये रिजल्टेंट होगा कितना बेटा, ई एल माइनस ई सी। इसको अपन लिख सकते हैं ई एल माइनस ई सी। दोनों ऑपोजिट फेज में है बेटा, पाई फेज में है, तो रिजल्टेंट ई एल माइनस ई सी के इक्वल होगा। अभी बेटा इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो एक तो अपन कह रहे वेक्टर, सपोज ई एल माइनस ई सी है, वेक्टर नहीं है, फेजर है, पर उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। और दूसरा ई आर है, तो उसका रिजल्टेंट बेटा क्या होगा, तो ये वेक्टर ट्राइंगल बेटा आपने ड्रॉ कर दिया, ये इसका रिजल्टेंट होगा। ये अपन कह रहे कि टोटल ई एम एफ ई के इक्वल होगा। ये बेटा ई एम एफ ई है, मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जब फेजर बेटा इसको ऐड करेंगे तो ई फेजर इक्वल्स टू बेटा ई आर फेजर प्लस ई एल फेजर प्लस ई सी फेजर। ये वेक्टर नहीं है, इसको अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, फेजर। तो ई फेजर इक्वल्स टू ई आर प्लस ई एल प्लस ई सी होगा, और इसको अपन विथ वेक्टर अगर ऐड करते हैं तो ई इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर बेटा, है ना, यही होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई हाँ कंपोनेंट का स्क्वायर। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो ई है उसको बेटा अपन कहेंगे आई इंटू जेड। इंडिविजुअल एक बार डिफाइन कर लेते हैं। जो ई टर्म यहाँ पे है, ई को बेटा अपन लिखेंगे आई इंटू जेड, और जो जेड है उसको अपन कहेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ये भी अपन कह रहा है, इसका भी बेटा ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम होगा। ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है। जब सर्किट के अंदर इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों हो, या इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हो, तो अपन वहां पे रेजिस्टेंस टर्म यूज ना करके उसको क्या कहेंगे, इम्पीडेंस कहेंगे। फिर ई आर को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, आई इंटू आर, अभी हमने देखा था। और अगर ई एल की बात करें तो ई एल अपने पास क्या था, आई इंटू एक्स एल बेटा, और उसको अपन लिख सकते हैं आई, एक्स एल को बेटा हमने लिखा एल ओमेगा, और ई सी उसको अपन कहेंगे आई इंटू एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू बेटा 1/c ओमेगा, तो इसको अपन आई इंटू आई/c ओमेगा लिख सकते हैं। तो देखो अपने को क्या मिला, ये बेटा आई जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस बेटा आई एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी, और उसका होल स्क्वायर होगा। आई से आई बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो इम्पीडेंस अपने को मिला अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बेटा। ये अपन कह रहे कि एलसीआर सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट वो बेटा होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बेटा। ये इम्पीडेंस है। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, एक्स एल बेटा अपन कह रहे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर अपन कह रहे कि इसमें ईएमएफ बेटा अपने को पूछा जाए, ये जेड हो गया, तो अभी बेटा अपने को करंट फाइंड करना है। तो करंट को अपन क्या लिख सकते हैं, तो आई इक्वल्स टू, ये बेटा अपन कहेंगे ई बाई जेड के इक्वल होगा। और ई को सिंपल अपने क्या लिखा, ई नॉट, ये बेटा साइन ओमेगा टी -5 हो जाएगा, और अपॉन ये बेटा अपन कह रहे कि जेड के इक्वल होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी -5 अपन जेड। और इस करंट को अपन लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन जेड, और ये बेटा अपन करेंगे साइन ओमेगा टी -5। अभी देखो -5 कैसे आया, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जो अपने फेज डिफरेंस फेजर अभी ड्रॉ किया है, और फेजर जब हमने ड्रॉ किया तो अपने को ई की वैल्यू, तो ई बेटा देखो इस ई के साथ में मतलब जो करंट है वो क्या कर रही है बेटा, लैग कर रही है। और कितने एंगल से लैग कर रही है बेटा, 5 एंगल से। मतलब करंट है जो रिजल्टेंट ईएमएफ अपने पास ई है उससे 5 से लैग कर रही है, और 5 से लैग कर रही है, तो हम करंट को क्या लिख सकते हैं,
तो करंट अपने पास होगा I इक्वल्स टू आई नॉट, और ये बेटा अपन कह रहे कि साइन ओमेगा टी -5 बेटा। इस फेजर डायग्राम से ये अपने को -5 मिल रहा है, तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं, ये जो अपने ई नॉट बाई जेड ये बेटा करंट हो गया, और ई नॉट बाई जेड दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। हम इसको लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, और इस आई नॉट को अपन लिखेंगे ई नॉट बाई जेड, और ये अपने पास ई नॉट जेड की वैल्यू बेटा √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसको अपन कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये अपने पास LCR सीरीज सर्किट है, तो उसमें पीक वैल्यू का फॉर्मूला बेटा ई नॉट अपॉन जेड होगा, और जेड की वैल्यू √r² प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हम फेज डिफरेंस बेटा यहाँ पे देखें कि फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस दैट मीन्स फाई अपने को फाइंड करना। तो अभी हमने कहा ई की वैल्यू बेटा कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमें मिला था, और आई हमें मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 बेटा। मुझे यहाँ पर फेज डिफरेंस फाइंड करना है। देखो फेज डिफरेंस जो प्रीवियस हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है उसी को अपन यहाँ पे वापस फर्दर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे हमने कहा ये सपोज बेटा ई एल माइनस ई सी था, ये अपने पास ई आर था, ये रिजल्टेंट ई था, ये एंगल फाई था बेटा, और इसको अपन लिख सकते हैं ई एल माइनस ई सी, ये अपने पास ई आर। यहाँ से अगर tan फाई बेटा अपन ड्रॉ करेंगे, मतलब ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में tan फाई क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ई बेस एल माइनस ई सी बेटा, और EL बेस क्या माइनस है EC ई आर। ER। अभी देखो यहाँ पर ई एल को क्या लिख सकते हैं, तो ई एल को अपन लिख सकते हैं आई इंटू एक्स एल बेटा, ई सी को क्या लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी, और ई आर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर। आई से आई बेटा कॉमन कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन बेटा आर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि फेज डिफरेंस है, और ये बेटा रिजल्टेंट जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट है, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हमने लिया है, हमने ई एल ग्रेटर देन ई सी लिया है, इसलिए अपन कहेंगे कि करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज। जब भी इंडक्टिव सर्किट होगा उसमें करंट लैग करेगी, जब भी कैपेसिटी सर्किट होगा उसमें करंट लीड करेगी। एल में लैग करती है, हमने कहा अल्फाबेटिकली एल पीछे आता है तो उसमें लैग करेगी, और कैपेसिटर में करंट इंक्रीज होगी। तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर के इक्वल होगा। मतलब हम दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं करंट इज द करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज current is lag behind the voltage by an angle 5। करंट है वो 5 एंगल से लैग करती है, करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल 5। क्लियर। अभी देखो इसका अपन कर्व ड्रॉ करेंगे बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि आई ई, और ये बेटा टी, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें विथ फेजर, देखो कैसे अपन ड्रॉ करेंगे। ये अपने पास टाइम एक्सिस है, फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि अपने पास ईएमएफ का जो सोर्स है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट हमें मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। यहाँ पे बेटा सभी में मैंने सोर्स को ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया है, एग्जाम में कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि साइन ओमेगा टी हो,
है ना। तो इसलिए अपन कह रहे कि यहाँ ठीक है पे जितने भी मैंने वेव ड्रॉ किए वो साइन ओमेगा टी के रेफरेंस में लेके किए। एग्जाम में अपने को कॉस ओमेगा टी वाला सोर्स भी दे सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल फेज डिफरेंस पाई/2 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ठीक है। ये जैसे अपने पास एसी सोर्स का ईएमएफ बेटा आपने ड्रॉ किया, दैट इज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। फिर बेटा अपन कह रहे हैं अभी देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। अगर मैं फेजर देखता हूँ तो यहाँ पे अपने का कि साइन ओमेगा टी, मतलब इसको मैंने एज ए रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेंगे तो ये साइन ओमेगा टी एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ये ओमेगा टी एंगल है। और जब अपन कह रहे कि किसी टाइम टी पर अगर इसका एम्पलीट्यूड बेटा देखें तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया जो वेरी करेगा साइन ओमेगा टी, और उसमें से बेटा अपन कह रहे कि फाई एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैं ओमेगा टी में से फाई एंगल को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखो क्या मिला अपने को। ये बेटा अपन कह रहे कि हमने इस ओमेगा टी में से फाई एंगल को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जैसे अपने पास एंगल हो गया ओमेगा टी -5 बेटा, है ना। ये अपन ने ओमेगा टी में से फाई को सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्टेंट एंगल बेटा अपने को मिला ओमेगा टी -5। और इसका अगर अपन टाइम के साथ में किसी मोमेंट पर एम्पलीट्यूड देखेंगे तो ये बेटा एम्पलीट्यूड जो करंट एक्सिस होगा, और उसमें करंट अगर ड्रॉ करें बेटा, देखो यहाँ पर टी को 0 रखेंगे तो -sin5 बेटा, तो अपन कह रहे कि -sin5 यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। ये अपन कह रहे कि इसका साइन कर्व है, और ये बेटा किसी टाइम टी पर इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ये बेटा इसका एम्पलीट्यूड है, और ये अपन कह रहे कि करंट का एम्पलीट्यूड है। तो देखो ये ओमेगा टी है तो बेटा ये थीटा वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा साइन ओमेगा टी, और ये अपने पास हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 बेटा। एनसीईआरटी में इस टाइप से विथ फेजर वेव ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वेव हर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे अपन कह रहे कि ई है, ये अपने पास आई है, ये ई, और ये अपने पास ये में बेटा आई हो गया। क्लियर। तो यहाँ से अपन कह रहे कि ये इसमें अपन कहेंगे कि जो करंट है दैट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल फाइव। अगर मुझे केवल इसका फेजर पूछा जाए, केवल फेजर डायग्राम जो ऑलरेडी अपन ने ड्रॉ कर लिया, चलो इसको वापस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि करंट और उसका ग्राफ हो गया, फेज डिफरेंस ऑलरेडी बेटा आपने फाइंड कर लिया, और फेजर का अपने साथ में ड्रॉ कर लिया कि करंट और वोल्टेज में किस टाइप से फेजर डिफरेंस होगा। क्लियर। हाँ सर। अभी अपन इंडिविजुअल जैसे बेटा यहाँ पर हमने देखा कि अगर इसी के अंदर इसका केस 2 अगर अपन देखें, और केस 2 में अपन कह रहे कि इफ ई एल बेटा वो लेस देन ई सी है, और ई एल लेस देन ई सी का क्या मतलब हुआ कि एक्स एल लेस देन एक्स सी है, मतलब सर्किट कैसा होगा बेटा कैपेसिटिव सर्किट होगा। और कैपेसिटिव सर्किट है तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि जो इसका फेजर ड्रॉ करेंगे, तो फेजर में बेटा अपन कह रहे कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस के अक्रॉस ईएमएफ होगा। तो यहाँ पे सिंपल अपन ये कह सकते हैं, ये सपोज बेटा ई आर हो गया। अभी अपन कह रहे कि इफेक्टिव नीचे होगा बेटा इस टाइप से, और ये करंट है, तो इसको हमने कहा कि ये करंट, और ये ई आर हो गया बेटा। रेफरेंस में अपन करंट लेंगे, ये जो ईएमएफ है वो ई सी माइनस ई एल के इक्वल होगा, और इसका अगर रिजल्टेंट अपन ड्रॉ करें, इस दोनों का ई आर और ई सी माइनस ई आर का रिजल्टेंट अभी डाउनवर्ड होगा बेटा, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। और यहाँ पे करंट है वो क्या करेगी बेटा लीड करेगी, ये इसका फेज एंगल फाई हो गया। मीन्स यहाँ पे टेन फाई की अगर मैं बात करता हूँ टेन फाई, तो टेन फाई अपने पास होगा ई सी माइनस ई एल
अपॉन ई आर, और उसको अपन लिख सकते हैं एक्स ई माइनस एक्स एल अपॉन आर। तो फाइव इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला टेन इनवर्स, ये अपने पास एक्स ई माइनस एक्स एल अपॉन आर के इक्वल होगा। ये बेटा इसका फेज डिफरेंस होगा। फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स ई माइनस एक्स एल। और अगर हम करंट की इक्वेशन बेटा अपन देखें तो करंट अपने पास होगा आई, दैट इज लीड कर रहा है, इसको अपन कहेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टा, क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट है वो लीड करती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टा। और आई नॉट की वैल्यू अगर अपन देखें पीक वैल्यू ऑफ द करंट, वो अपने को मिलेगा ई नॉट अपॉन जेड बेटा, जेड सेम रहेगा ई नॉट, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर बेटा। ये अपन कह रहे कि पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। क्लियर यहाँ तक? अगर इसका मैं फेज डायग्राम सॉरी इसका अपन टाइम के साथ में कर्व ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से अपने को कर्व मिलेगा। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ईएमएफ है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है, और करंट की बात करें तो करंट बेटा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल है, मतलब फाइव एंगल से करंट लीड कर रही है। यहाँ पर ये जैसे अपन कह रहे कि ईएमएफ उसका कर्व इस टाइप से होगा, साइन का फंक्शन है बेटा, तो ये टी हो गया, ये ई और आई एक्सिस हो गया। फिर करंट की बात करेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव बेटा, इसका मतलब टी जीरो पे साइन फाइव कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये अपन कह रहे कि इस टाइप से अपन कह रहे कि ऐसे बेटा ये अपन कह रहे कि करंट एक्सिस होगा, सॉरी करंट होगा, ये ईएमएफ हो गया। अगर मैं इसका फेजर बेटा ड्रॉ करता हूँ तो फेजर में अपन कह रहे कि ओमेगा टी, तो फर्स्ट जो अपने पास है वो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके साथ में ओमेगा टी एंगल ड्रॉ बना रहा है बेटा, तो ये ओमेगा टी हो गया। फिर ओमेगा टी के अंदर फाइव को ऐड करना है, तो मैंने ओमेगा टी के अंदर फाइव एंगल को ऐड कर दिया, तो ये अपने पास करंट हो गया बेटा, ओमेगा टी के अंदर फाइव को ऐड कर दिया, तो ये अपने पास एंगल फाइव हो गया। अभी अपन कह रहे कि इसका एम्पलीट्यूड बता देखे टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड ईएमएफ का होगा बेटा किसी टाइम टी पर, और ये करंट का होगा। ईएमएफ का एम्पलीट्यूड अगर देखें तो ये होगा बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर करंट का एम्पलीट्यूड देखें तो करंट का एम्पलीट्यूड अपने को मिलेगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेटा आपने यहाँ पर देखा, तो देखो इसमें वेव बेटा चेंज हो गया, और इसमें अपन कह सकते हैं कि करंट इज लीड बाय द वोल्टेज बाय एंगल फाइव, तो करंट द करंट इज लीड बाय द वोल्टेज फाइव, करंट है वो वोल्टेज से फाइव एंगल से लीड करेगी, और फाइव की वैल्यू ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके, करंट उसकी इक्वेशन अपन फाइंड कर चुके। तो ये बेटा अपन कह रहे कि एलसीआर सीरीज सर्किट है, फेजर मेथड से उसमें करंट क्या होगा वो अपने फाइंड किया। अभी अपन कुछ देखेंगे कि अगर आरएल सर्किट है तो क्या होगा, आरसी सर्किट है तो क्या होगा, उनको अपन वन बाय वन देखते हैं। तो जैसे फेजर ड्रॉ करना है, एंड फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये जैसे अपने पास हमने रेफरेंस में कहा है कि
जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ है उसको एज ए रेफरेंस अपन ले सकते हैं, क्योंकि ये ER हो गया जो आई की डायरेक्शन में है, EL बेटा, तो ये अपन इसको लिख रहे हैं कि ये ER है और ER बेटा आई की डायरेक्शन में होगा। फिर आई की कंपेरेटिव हम कह रहे कि इंडक्टर, सॉरी, इंडक्टर के अंदर आई लैग करती है, तो EMF बेटा ये EL होगा, ये EL के इक्वल है। और कितने एंगल से बेटा लीड करता है? π/2 से, तो ये हमने π/2 π/2 से लीड करवा दिया, ये EL है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो ये वेक्टर ट्राइंगल अपने इसको यूज किया रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, और यहाँ से बेटा आपने कहा कि ये इसका रिजल्टेंट हो गया और ये रिजल्टेंट E के इक्वल है। ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि फाई हो गया, तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। और फेजर डायग्राम से अपने को क्या मिला? E का स्क्वायर इक्वल्स टू ER का स्क्वायर प्लस EL का स्क्वायर बेटा, और E को अपन क्या लिख सकते हैं? I इंटू जेड बेटा, तो ये हमने कहा I इंटू जेड का स्क्वायर, ER होता I इंटू R का स्क्वायर प्लस बेटा EL होता है I इंटू XL का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कह रहे जेड इक्वल्स टू अपने को मिला अंडर रूट R स्क्वायर प्लस बेटा XL का स्क्वायर, ये इम्पीडेंस होगा RL सर्किट का। इम्पीडेंस के बाद में अपन देखेंगे कि मुझे यहाँ पर फेज एंगल फाइंड करना बेटा tan फाई, और tan फाई को अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा EL अपॉन ER। EL को अपन कह सकते हैं I इंटू XL और ER होता है बेटा I इंटू R, मीन्स ये अपने को मिला XL अपॉन R बेटा। तो यहाँ से फाई की बात करें तो फाई इक्वल्स टू अपने को मिला tan इनवर्स XL अपॉन R के इक्वल होगा, ये बेटा इसका फेज डिफरेंस होगा। जब मैंने कहा कि इंडक्टिव सर्किट है, देखो करंट है वो EMF से पीछे है डायग्राम में, फेजर डायग्राम में, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज by an angle फाइव। करंट है वो 5 एंगल से लैग करती है, और उसको अपन किस टाइप से फाइंड करेंगे, सॉरी राइट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि EMF E इक्वल्स टू बेटा E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट अपने पास मिलेगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बेटा फाइव के इक्वल होगा, और फाइव ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। फाइव की वैल्यू क्या होगा बेटा? XL अपॉन R के इक्वल होगा। XL। क्लियर? तो ये अपन कह रहे कि RL AC सर्किट अगर है तो फेजर की हेल्प से अपन उसका करंट, उसमें फेज डिफरेंस किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं वो हमने देखा। अगर RC सर्किट है तो क्या होगा? RC सर्किट, RC AC सर्किट, R और C दोनों बेटा सीरीज में है। ये जैसे अपन कह रहे कि एक का रेजिस्टेंस है, ये बेटा कैपेसिटर है, ये AC सोर्स है, AC सोर्स E इक्वल्स टू बेटा E नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। ये रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटर C है, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि करंट कुछ इस टाइप से फ्लो होगी। अगर मैं इसका फेजर ड्रॉ करता हूँ बेटा, फेजर डायग्राम, हमने कहा था कि अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट लीड करती है बेटा, तो कैसे देखो इसका फेजर ड्रॉ करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि ER है,
ई आर की डायरेक्शन बेटा करंट की डायरेक्शन में रहेगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये ई आर है, और रेजिस्टेंस में जो ईएमएफ की फेज है वो करंट की डायरेक्शन में होगा, मतलब आई और ई आर सेम फेज में होगा। रेफरेंस में अपन आई को रेफरेंस लेंगे क्योंकि आई दोनों में सेम रहेगा। फिर अपन कह रहे कि ई सी, और हमने कहा था कि ई सी लीड करता है, और लीड करता है तो अपन यहाँ पर ये इसको लीड करवा, करंट लीड करती है इसमें, तो करंट आगे हो गया, और ईएमएफ पाई/2 से पीछे रहेगा। तो यहाँ पे अपने इसको कहा कि ये पाई/2 से ईएमएफ लीड कर रहा है, करंट पाई/2 से लीड कर रही है। तो ये बेटा अपन कह रहे हैं अभी इसका ये ई सी है, मुझे इसका ईएमएफ फाइंड करना है। रिजल्टेंट ईएमएफ अगर देखें तो ये रिजल्टेंट अपने को मिलेगा, ये रिजल्टेंट हो गया ई की वैल्यू। अगर फेज डिफरेंस देखें तो ये बेटा फेज फाई हो गया, मतलब इसमें करंट लीड करेगी फाई एंगल से। तो अगर मैं ई की बात करता हूँ तो ई का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा होगा ई आर का स्क्वायर प्लस ई सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ई को बेटा अपन लिख सकते हैं आई इंटू जेड का स्क्वायर, ई आर को अपन लिख सकते हैं आई इंटू आर का स्क्वायर, और ई सी को अपन लिख सकते हैं बेटा आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर। आई दोनों में बेटा कॉमन, तीनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जेड इक्वल्स टू अपने को मिला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर बेटा। इसको अपन कहेंगे इम्पीडेंस, ये आरसी सर्किट का इम्पीडेंस है। अगर अपन ठीक है सर। बात करें बेटा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस अपन कह रहे कि फाई, और वो फाई क्या होगा, तो यहाँ से बेटा अपन कह सकते हैं टेन फाई, और टेन फाई किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेटा ई सी अपॉन बेस क्या है ई आर। ई सी को अपन लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी अपॉन बेटा आई इंटू आर। आई से आई कैंसिल आउट, तो ये हमें मिला एक्स सी अपॉन आर। मतलब फेज डिफरेंस अपन देखें तो फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर के इक्वल होगा। ये बेटा फेज डिफरेंस है। अगर हम करंट बेटा देखें तो करंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो करंट है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट आई जो है वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दैट इज आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू कितना होगा ई नॉट अपॉन जेड। तो यहाँ से हमने कहा ई नॉट, और जेड की वैल्यू बेटा अपन देखें तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसकी पीक वैल्यू है, इसको अपन कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अगर अपन इसका बेटा हम कहे कि फाई एंगल से करंट है वो लीड करेगी, मतलब आरसी सर्किट के अंदर द करंट इज लीड बाय द वोल्टेज, द करंट इज लीड बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई, फाई एंगल से लीड करेगी। क्लियर यहाँ तक। तो ये अपन कह रहे हाँ कि सर। आरसी सर्किट है। अभी जैसे ई एल को अपने लिखा आई इंटू एक्स एल, और ई सी को अपने लिखा आई इंटू एक्स सी, मतलब इसमें जेड की वैल्यू एक्स एल माइनस एक्स सी के इक्वल होगा। और अगर हम फेज एंगल की बात करें दैट इज टेन फाइव, टेन लेकिन सर, फाइव। सर यस, उनका रूट होना चाहिए ना। नहीं रूट तो तब होता है जब अपन कह रहे कि इसका एक्स कंपोनेंट भी होता है, एक्स कंपोनेंट है नहीं, मतलब ये बेसिकली क्या होगा ई का स्क्वायर ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर, और ई आर तो जीरो है। तो यहाँ से ठीक है अपन सर। को क्या मिलेगा ई इक्वल्स टू ई एल माइनस ई सी, और जब अपन टेन फाइव की बात करेंगे तो ई एल माइनस ई सी और ई आर की वैल्यू जीरो हो गया, तो मैंने डिवाइड बाय जीरो कर दिया।
तो ये अपने पास क्या मिला बेटा, इन्फिनिटी मिला। तो इन्फिनिटी मतलब फाई इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, पाई/2। तो इसमें फेज डिफरेंस पाई/2 का होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर करंट की बात करें तो करंट होगा बेटा आई नॉट साइन, इंडक्टिव सर्किट है तो करंट लैग करती है कितने एंगल से, पाई/2। तो ये पाई/2 हो गया। और आई नॉट की वैल्यू देखें तो आई नॉट होगा E0/Z, और ये हमने लिखा E0, जेड की वैल्यू XL माइनस XC होगा बेटा। दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है सर। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर।